आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। संवैधानिक विकास ब्रिटिश भारत 1793 से 1853 के चार्टर अधिनियम। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले संवैधानिक विकास का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर 1793 और 1813 के एक्ट्स पर बात करेंगे। उसके बाद 1833 का अधिनियम देखेंगे जो सेंट्रलाइजेशन पर फोकस करता था। फिर आएगा 1853 का एक्ट जिसमें कई सुधार हुए, और आखिर में हम इन सब का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इन्हें याद रखने की कुछ आसान ट्रिक्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, संवैधानिक विकास एक परिचय। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन चार्टर एक्ट्स की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी और कैसे इन्होंने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में बदल दिया। यहीं से आप कह सकते हैं भारत के आधुनिक संवैधानिक ढांचे की कहानी शुरू होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, 1793 और 1813 के अधिनियम। ये दोनों एक्ट्स ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में बहुत ही अहम थे। इन्होंने रेवेन्यू, ट्रेड और यहाँ तक कि धर्म के मामले में भी काफी बड़े बदलाव किए। तो आइए जरा गौर से देखते हैं कि ये बदलाव आखिर थे क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। इस एक्ट ने कंपनी के शासन को अगले 20 सालों के लिए तो बढ़ा दिया, लेकिन कुछ बड़ी शर्तों के साथ। सबसे बड़ी बात ये थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लंदन से कंपनी पर नजर रखता था, उसका वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाना था। मतलब भारत के ही पैसे से भारत पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों को सैलरी मिल रही थी। साथ ही गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। अब वो अपनी काउंसिल के फैसलों को वीटो कर सकता था। ये सेंट्रलाइज्ड शासन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अब ठीक 20 साल बाद आया 1813 का अधिनियम, और ये अपने साथ एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे खत्म कर दिया। मतलब अब दूसरे ब्रिटिश व्यापारी भी भारत आकर व्यापार कर सकते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और फ्री ट्रेड की मांग बढ़ रही थी। इसी एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भी भारत में आकर धर्म प्रचार करने की खुली इजाजत दे दी, जिसका हमारे समाज और संस्कृति पर बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन 1813 का एक्ट सिर्फ व्यापार और धर्म तक ही सीमित नहीं था। पहली बार इसी एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। हाँ, ये रकम बहुत छोटी थी, लेकिन एक वैचारिक शुरुआत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि इस एक्ट ने पहली बार भारत में कंपनी के इलाकों पर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी यानी कि सर्वोच्च अधिकार को साफ साफ स्थापित कर दिया। ये दिखाता है कि ब्रिटेन अब भारत को सिर्फ एक बिजनेस हब नहीं बल्कि अपने एम्पायर का एक हिस्सा मानने लगा था। चलिए अब उस एक्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया। हम बात कर रहे हैं 1833 के अधिनियम की, जिसे सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में एक टर्निंग पॉइंट था। 1833 का जो एक्ट था वो असल में सेंट्रलाइजेशन का पीक था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये पद मिला। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये पूरे ब्रिटिश भारत पर एक व्यक्ति के अधिकार को दिखाता था। इसी एक्ट ने कंपनी की चाय और चीन के साथ जो बची खुची ट्रेड मोनोपोली थी उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब कंपनी का सिर्फ एक ही काम था, भारत पर शासन करना। वो पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। कानूनी सुधारों के लिहाज से भी 1833 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसने गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की पूरी शक्ति दे दी, जिससे बॉम्बे और मद्रास की कानून बनाने की अपनी शक्तियां खत्म हो गईं। कानूनों को एक सिस्टम में ढालने के लिए लॉर्ड मैकॉले की चेयरमैनशिप में एक लॉ कमीशन बनाया गया, जिसने आगे चलकर इंडियन पीनल कोड की नींव रखी। सामाजिक तौर पर इसने दास प्रथा को खत्म करने का निर्देश दिया, और बहुत ही जरूरी धारा 87 ने यह ऐलान किया कि किसी भी भारतीय को सिर्फ धर्म, जन्म स्थान या जाति के आधार पर कंपनी की नौकरी से बाहर नहीं रखा जाएगा। भले ही यह सिर्फ कागज पर था, पर यह एक बहुत बड़ी घोषणा थी। और अब हम आते हैं इस सीरीज के आखिरी चार्टर एक्ट पर, यानी 1853 का अधिनियम। इस एक्ट ने कुछ ऐसे सुधार किए जो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम और मॉडर्न सिविल सर्विसेज की तरफ इशारा करते हैं। और हाँ, इसने कंपनी शासन के अंत की स्क्रिप्ट भी लिख दी थी। 1853 के एक्ट ने भारत में एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत का सिग्नल दिया।
इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कामों को अलग-अलग कर दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए और ये एक छोटी संसद या मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी। एक और बहुत बड़ा बदलाव ये था कि इस बार कंपनी के शासन को 20 सालों के लिए नहीं बढ़ाया गया, बल्कि ये कहा गया कि कंपनी भारत पर तब तक शासन करेगी जब तक क्राउन चाहे। ये एक साफ इशारा था कि ब्रिटिश सरकार बहुत जल्द डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। इस एक्ट ने सिविल सर्विस में भी एक क्रांतिकारी बदलाव किया। इसने सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि अब थ्योरेटिकली भारतीयों के लिए भी इस बड़ी सर्विस में आने का रास्ता खुल गया था। इसी के लिए 1854 में मैकॉले कमेटी बनाई गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर भी कम कर दी गई और भारत का रेवेन्यू पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गया, जिससे कंपनी की आज़ादी लगभग खत्म ही हो गई। तो हमने 4 बहुत ही ज़रूरी एक्ट्स पर डिटेल में बात की है। अब इस आखिरी सेक्शन में हम इन सबको एक साथ रखकर देखेंगे कि समय के साथ ब्रिटिश नीतियां कैसे बदलीं और इन्हें याद रखने के कुछ आसान तरीके भी जानेंगे। तो चलिए अब इन सभी एक्ट्स को एक साथ देखते हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, 1793 में कंपनी की मोनोपोली मजबूत थी। 1813 में ये टूटना शुरू हुई और 1833 तक तो ये पूरी तरह खत्म हो गई। ठीक इसी तरह हमें शासन में सेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड दिखता है, जो 1833 में भारत का गवर्नर जनरल पद के साथ अपने पीक पर पहुंच गया। और आखिर में 1853 में हम सुधारों की तरफ एक झुकाव देखते हैं, जैसे कि मिनी पार्लियामेंट और सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन। ये चार्ट हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे कंपनी धीरे धीरे अपनी व्यापारिक शक्ति खो रही थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। अच्छा, अब इतने सारे फैक्ट्स याद रखना मुश्किल हो सकता है, तो यहाँ कुछ आसान ट्रिक्स हैं। 1793 को याद रखिए पैसा से, क्योंकि वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। 1813 को जोड़िए पार्शियल ट्रेड और रिलीजन से। 1833 ये सब पावर और लॉ के बारे में था। और 1853 को याद रखिए पार्लियामेंट और एग्जाम से। तो कुल मिलाकर ये पूरी यात्रा व्यापार से प्रशासन और आखिर में संसद की ओर एक कदम थी।